किसी और का, तुझे चाहता कोई और है। देखो भाई, गाना तो गाना आता नहीं है, हाँ कानूनी पहलू समझने और समझाने आते हैं। अब प्यार का और चाहत का तो पता नहीं, परंतु मैंने कोर्ट में अनेकों केस ऐसे देखे हैं जहां तू चेक है किसी और का और तुझे डालता कोई और है। ऐसी अनेकों परिस्थितियां देखी हैं जहां पे व्यक्ति ने चेक तो किसी और व्यक्ति को दिया होता है, परंतु वह व्यक्ति अपने किसी मित्र, रिश्तेदार, संबंधी को वो चेक दे देता है और उसके नाम से भर के डाल देता है। चेक बाउंस होने पे वो व्यक्ति जिससे आपका कभी कोई व्यवहार ही नहीं हुआ, ट्रांजैक्शन ही नहीं हुई, एग्रीमेंट ही नहीं हुआ, लेन देन ही नहीं हुआ, माल खरीद फरोख्त नहीं हुई, कोई लोन लेना ना देना, क्या पता उस व्यक्ति से कभी जीवन में मिले ही ना हो, वो आपके ऊपर चेक बाउंस का मुकदमा कर देता है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा जिससे कि आप ऐसे षड्यंत्रकारी लोगों को सबक सिखा सकें, और अगर उन्होंने आपके ऊपर ऐसा कोई झूठा मुकदमा कर दिया है, आपके चेक का मिसयूज कर लिया है, दुरुपयोग कर लिया है, किसी और को दे दिया है, देना दिया था आपने, किसी और को डाल दिया है किसी और ने, तो आज हम बताएंगे कि ऐसे लोगों से कैसे निपटा जाएगा। आपको दोस्तों मेनली 4 तरह के काम करने अच्छे से। अगर ये 4 तरह के काम अभी जो मैं आपको बताऊंगा आपने ठीक से कर लिए, किस स्थिति में कौन से करने हैं वो तो केस टू केस डिपेंड करता है, तब आप उन आरोपियों को, उनको ही मैं आरोपी कहूंगा, भले ही चेक बाउंस होके कानून की नजर में आप आरोपी बन गए हो, आप एक्यूज्ड बन गए हो, परंतु असली अपराधी तो वो है ना जिन्होंने आपके साथ षड्यंत्र किया है। तो ऐसे आरोपियों के खिलाफ आपको 4 कार्य करने हैं। पहला काम तो आपको ये करना है कि आपको उन दोनों पार्टियों को लीगल नोटिस भिजवाना है अपने वकील साहब से। दोनों पार्टी कौन? जिससे आपका असली में व्यवहार हुआ, जिसको आपने चेक दिया था उसको भी, और नंबर 2 में पार्टी आप बनाएंगे उसने आपका चेक बिना आपकी अनुमति के किसी दूसरे को दे दिया और उस दूसरे ने आपका चेक भर के डाल दिया। उन दोनों को आप लीगल नोटिस भेजिए। लीगल नोटिस में आपके वकील साहब पूरे केस के फैक्ट्स लिखेंगे कि क्या ट्रांजैक्शन थी, चेक आपने किसको दिया था और कैसे गलत तरीके से, गैर कानूनी तरीके से वो चेक मिस्टर ए ने मिस्टर बी को दे दिया है और वह गैर कानूनी रूप से उनके पोजीशन में है और उस चेक को इतने दिन के अंदर अंदर वापस लौटाएं, और अगर ऐसा नहीं किया तो हम आपके खिलाफ सिविल और क्रिमिनल एक्शन लेंगे। ऐसा नोटिस दोनों पार्टियों को भेजें, और वो जो नोटिस है वो इतना स्ट्रोंग होना चाहिए, उसके फैक्ट्स इतने फेवरेबल होने चाहिए आपके फेवर में कि अगर वो चेक बाउंस का केस आपको कर भी दे तो ये नोटिस जो आपने आज भेजा है ये दूर तक काम आए। उस चेक बाउंस केस में भी ये जो ग्राउंड इस नोटिस में लिखे हैं वो वहां तक सस्टेन करने चाहिए। दूसरा काम दोस्तों आपको करना है, आपको पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करनी है। आप पुलिस के पास जाइए और अपनी राइटिंग में पूरी कंप्लेंट दीजिए लिख के कि क्या घटना घटी, कैसे घटी, क्या व्यवहार था, चेक किसको दिया गया था, दूसरे व्यक्ति जिसने चेक डाला है उससे कभी आपका कोई लेन देन ही नहीं हुआ, आप उसे जानते ही नहीं हो, आप उसे कभी मिले ही नहीं हो, और वो चेक उसने अपने नाम पे भर के डाला, जो कि भारतीय दंड संहिता इंडियन पीनल कोड 1860 की विभिन्न धाराओं में फोर्जरी की उन पे सेक्शन लग जाएगी, चीटिंग की सेक्शन लग जाएगी, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की सेक्शन लग जाएगी। तो ये सारी धाराएं उनके ऊपर लगाइए, और अन्य कोई धाराएं भी मामले के हिसाब से बनती होंगी तो पुलिस वालों से वो भी लगवाइए और उनके खिलाफ FIR रजिस्टर करवाइए दोनों के खिलाफ। अगर पुलिस आपकी FIR दर्ज नहीं करती तो भी आप एक राइटिंग में कंप्लेंट दीजिए, उस पर एक रिसीविंग ले लीजिए, उनकी डेली डायरी एंट्री करके वो एक नंबर भी डाल देते हैं कि भैया हमें ये शिकायत प्राप्त हुई है। क्योंकि कई बार पुलिस ऐसे मामलों में प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन करती है, जांच पड़ताल करने के बाद ही FIR करती है। उनको फ़ोन करेगी, बुलाएगी, पूछेगी कि भाई तुम्हारे खिलाफ ये शिकायत आई है, बताओ क्या कहना है। तो अपने सारे सबूत आप पुलिस को दीजिए और उनकी कंप्लेंट कीजिए, और पुलिस ने अगर उनके खिलाफ FIR दर्ज कर ली तो समझ ली कि आपने एक बहुत बड़ा किला फतेह कर लिया। क्योंकि FIR एक बार दर्ज अगर हो गई तो फिर पुलिस वाले उसे अपनी मर्जी से वापस नहीं ले सकते, फिर उसमें मुकदमा चलेगा, समझौता भी होगा तो कोर्ट में होगा, और वो सामने वाले बुरी तरह से घबरा जाएंगे आपके FIR दर्ज करने से, क्योंकि गलत काम तो उन्होंने किया ही है। दूसरे काम से संबंधित ही एक अन्य पॉइंट ये भी है कि अगर पुलिस आपकी बात सुनने को तैयार ही नहीं है, कंप्लेंट आपने दे दी लेकिन कंप्लेंट रखी हुई है, उस पर कोई एक्शन ही नहीं हो रहा है,
तो आप देखिए 15 दिन देखिए, 20 दिन देखिए, मैक्सिमम 1 महीना देखिए। उसके बाद आप सीधे ही अपने जिले में जो न्यायालय है, कोर्ट है, वहां क्रिमिनल कोर्ट में जाके डायरेक्ट केस फाइल कर सकते हो कोर्ट में, जज के सामने। सेक्शन 156 सबसेक्शन 3 रेड विद सेक्शन 200 ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। आप सीधा जज को कंप्लेंट दे सकते हैं। जज को अगर आपकी बातें सुन के, आपकी कंप्लेंट पढ़ के, उसके साथ जो आपने डॉक्यूमेंट्स, अपने एविडेंस लगाए हैं, उनको पढ़ के ऐसा प्रथम दृष्टि में लगता है कि हाँ ये एक अपराध है और मुकदमा चलाना सामने वाले पे बनता है, तो वो सामने वाली पार्टियों को सम्मन भेज के सीधा भी बुला सकता है। पुलिस को भी निर्देशित कर सकता है कि आप इस मामले में FIR रजिस्टर करिए और जांच करिए और फिर चार्जशीट फाइल कीजिए या अपनी स्टेटस रिपोर्ट दीजिए कि आपने मामले में क्या जांच पड़ताल की। तो आप सीधा कोर्ट में भी जा सकते हो अगर पुलिस आपकी कंप्लेंट पे कोई FIR दर्ज करके कोई एक्शन ना ले रही हो तो। तीसरा इंपॉर्टेंट काम दोस्तों आपको ये करना है, जो कि आप क्रिमिनल एक्शन के साथ साथ भी ले सकते हो या अलग से भी ले सकते हो, कि आपको जो दीवानी अदालत है, सिविल कोर्ट है, वहां पर भी उनके खिलाफ एक मुकदमा दायर कर दीजिए। आपको वहां पे ये मुकदमा करना है कि सूट फॉर डिक्लेरेशन एंड मैंडेटरी इंजंक्शन। आपको कोर्ट से, सिविल कोर्ट से, दीवानी कोर्ट से एक गुहार लगानी है, ये प्रे करनी है कि जनाब ये जो व्यवहार ये बता रहे हैं अपने लीगल नोटिस में, चेक बाउंस के जो उन्होंने आपको भेजा है या नहीं भी भेजा तो भी आप कर सकते हो ये मुकदमा, कि जो ये ट्रांजैक्शन हुई है जिसके बारे में ऐसा कहा जा रहा है कि ये चेक मैंने मिस्टर बी को दिया जबकि मेरा मिस्टर बी से कोई लेन देन नहीं था, या अगर ऐसा कोई कागज पत्र उसके पास है या कोई फ्रेंडली लोन का कागज उसके पास है या कोई सबूत है ही नहीं उसके पास, नकद लेन देन की बात कर रहा है, व्हाटएवर इट मे बी, तो आप सिविल कोर्ट से ये रिक्वेस्ट कर सकते हैं, ये प्रे कर सकते हैं कि इस एग्रीमेंट को नल एंड वॉइड डिक्लेयर किया जाए। ये अनलॉफुल है, ये इलीगल है। ये जो ट्रांजैक्शन है जिसके बारे में ये चेक जारी किया गया है वो ट्रांजैक्शन ही गैर कानूनी है। अब कोई ट्रांजैक्शन गैर कानूनी कैसे होती है और उसे कोर्ट में गैर कानूनी सिद्ध करने के लिए आपको क्या दस्तावेज, एविडेंस या लॉ पॉइंट चाहिए, वो केस टू केस बेसिस पे केस को समझ के आपके एडवोकेट साहब आपको गाइड कर पाएंगे। कई बार कोई जो एग्रीमेंट है, जो हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, उसके हिसाब से नहीं होता, इसलिए वो एग्रीमेंट गैर कानूनी घोषित कर दिया जाता है। कई बार उसमें साइन फोर्ज्ड होते हैं, इसलिए अवैध हो जाता है वो। और भी कई कारण हो सकते हैं। कई बार कोई ब्याज की राशि होती है, ब्याज लिख रखा है 36%, 24%, वो अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी है, इसलिए भी वो नल एंड वॉइड डिक्लेयर हो सकता है। वो एग्रीमेंट जबरदस्ती धमका के कनपट्टी पे बंदूक रख के साइन कराया गया तो भी वो गैर कानूनी डिक्लेयर किया जा सकता है। मिस रिप्रेजेंटेशन से कराया गया, फ्रॉड से कराया गया, झूठ बोल के कराया गया, कुछ और बता के कुछ और पे साइन कराए, बहुत सारे कारण हैं जिससे कि सिविल कोर्ट को ये पावर है कि किसी ट्रांजैक्शन को, किसी व्यवहार को, किसी एग्रीमेंट को, कॉन्ट्रैक्ट को, डॉक्यूमेंट को, दस्तावेज को वो वाइड अब इनिशियो घोषित कर दे कि ये शुरू से ही नल एंड वाइड है, इसकी कानूनी मान्यता नहीं है। अब यदि आपने किसी ट्रांजैक्शन को और एग्रीमेंट को ही सिविल कोर्ट से अवैध घोषित करा दिया तो उसके संबंध में दिए गए चेक के बारे में फिर आपकी लीगल लायबिलिटी तो कोई बनी ही नहीं ना, क्योंकि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट जो चेक बाउंस का एक्ट है अपना, वो ये कहता है कि चेक बाउंस होना अपने आप में अपराध नहीं है। उस जो चेक बाउंस हुआ, अगर उस चेक के बदले में आपका कोई कानूनी दायित्व बनता था देने का, लीगल लायबिलिटी बनती थी देने की, तभी उसका बाउंस होना अपराध है। मैंने अपने अन्य वीडियो में भी ये बात बता रखी है, इस प्रकार की कई छोटी छोटी बातें। तो आप सिविल एक्शन भी उनके खिलाफ कर सकते हो, सिविल मुकदमा भी कर सकते हो, पुलिस कंप्लेंट भी कर सकते हो, पुलिस न सुने तो सीधा आप कोर्ट में भी जा सकते हो, क्रिमिनल कंप्लेंट फाइल कर सकते हो, प्राइवेट कंप्लेंट फाइल कर सकते हो आप उनके अगेंस्ट जज साहब के पास, और आप उनको शुरू में चेतावनी देने के लिए नोटिस भेज सकते हो कि हमारे चेक वापस दो। ये सारे कार्य आप कर सकते हो। सिविल कोर्ट में आपको डिक्लेरेशन तो कोर्ट से मांगना ही है कि इस एग्रीमेंट को डिक्लेयर किया जाए कि ये गैर कानूनी है। आपको मैंडेटरी इंजंक्शन की मांग भी करनी है। मैंडेटरी इंजंक्शन का सरल भाषा में मतलब ये होता है कि कोर्ट से हम ये प्रार्थना कर रहे हैं कि जनाब दूसरी पार्टी को रोका जाए कि वो हमारे चेकों का और इन दस्तावेजों का कोई फर्दर गलत प्रयोग ना करे, इन्हें रोका जाए।
इनके खिलाफ ऐसा आदेश जारी किया जाए कि ये हम जो डॉक्यूमेंट इनके पोजेशन में हैं और जो गैर कानूनी हैं, इसका कोई दुरुपयोग ना हो। चाहे क्रिमिनल केस कर रहे हो आप, चाहे पुलिस में कंप्लेंट कर रहे हो आप, चाहे आप सिविल मुकदमा कर रहे हो आप, आम तौर पे क्या है, व्हाट्सएप का जमाना है, लोग चैटिंग करते हैं आपस में, चैटिंग पे ही एग्रीमेंट हो जाता है, चैटिंग पे डील हो जाती है, या फोन पे आपस में बातें करते हैं, रिकॉर्डिंग्स होती हैं, हर फोन में रिकॉर्डिंग है आज की तारीख में। तो यदि आपके पास कोई लिखित सबूत अपने बचाव में नहीं भी है, परंतु आपके पास ऐसे व्हाट्सएप चैट्स हैं, ऐसे फोन में रिकॉर्डिंग्स हैं आपके, तो आप जो भी रिकॉर्डिंग्स हैं एविडेंस के तौर पे, सबूत के तौर पे, उनको किसी पेन ड्राइव में या एक सीडी खरीद के उस सीडी में डाल दीजिए उन रिकॉर्डिंग्स को। फिर पुलिस के पास जाओ तो भी वो सीडी दे दो। और एक और चीज बताता हूँ, किसी के पास ना इतना सीडी और वार्तालाप सुनने का कोर्ट के पास या पुलिस के पास कई बार टाइम नहीं होता है, तो आपके शहर में आप कोर्ट में जाके देखेंगे या गूगल सर्च करना, ट्रांसक्रिप्शन वर्क करने वाले आपको लोग मिल जाएंगे। ट्रांसक्रिप्शन वर्क वाले क्या करते हैं, आपने कोई ऑडियो भेज दिया उनको, तो वो उस ऑडियो में जो जो बातें कही गई हैं, किसने क्या कहा, वो एक एक शब्द ध्यान से सुन के पेपर पे लिख देंगे, हिंदी भाषा में या जिस भी भाषा में वो बातचीत हुई है। जहां समझ में नहीं आ रहा होगा, साफ नहीं होगी आवाज, वहां लिख देंगे कि आवाज साफ नहीं है। तो सामने वाले को जब आप सीडी या पेन ड्राइव में ऑडियो रिकॉर्डिंग देंगे, तो साथ में आप ट्रांसक्रिप्टेड वर्क भी देंगे, उसका अनुवाद देंगे जो उस ऑडियो रिकॉर्डिंग में है, जिसपे कई बार वो स्टैम्प साइन भी कर देते हैं। अदरवाइज एविडेंस एक्ट के हिसाब से इसमें एक सेक्शन 65B का सर्टिफिकेट लगता है, जो किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सबूत को देते समय लगाना कानूनी रूप से अनिवार्य होता है, ताकि वो सबूत कोर्ट में एडमिसिबल हो सके। तो अगर आप सिविल कोर्ट को या क्रिमिनल कोर्ट को कोई ऑडियो रिकॉर्डिंग या व्हाट्सएप चैट या कोई ईमेल कम्युनिकेशन के प्रिंट दे रहे हैं, तो 65B का सर्टिफिकेट आप साथ में लगाएंगे, तो ये सारे इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस आपके कानूनी रूप से एविडेंस एक्ट के हिसाब से मान्य हो जाएंगे और कोर्ट उनको विचार करेगा। दोस्तों, चौथा और महत्वपूर्ण कार्य आपको ये करना है कि आप चेक बाउंस के मुकदमे को शुरू से ही बड़ी समझदारी से, बुद्धिमानी से और तगड़े तरीके से लड़िए। नोटिस आया तो नोटिस ना लेना कोई उपाय नहीं है। आपको नोटिस लीजिए और उस नोटिस का अपने वकील साहब के माध्यम से एक अच्छा स्ट्रॉन्ग रिप्लाई बनाइए, और रिप्लाई ऐसा हो जो केस में दूर तक आपके काम आए, सस्टेन करे, जैसे मैंने पहले भी कहा है। तो उसमें तथ्य लिखिए कि कैसे कोई लीगल लायबिलिटी नहीं बनती, एक्सप्लेन कीजिए कि कैसे आपका चेक उसके हाथ में पहुंच गया, तो नोटिस का रिप्लाई कीजिए। फिर भी उसने केस डाल ही दिया आपके स्ट्रॉन्ग रिप्लाई करने के बावजूद भी, तो मैं अपने अनुभव से आपको बता रहा हूं कि जहां पर भी तू चेक है किसी और का और तुझे डालता कोई और है वाली कहानी होती है ना, तो केस में एक स्टेज आती है क्रॉस एग्जामिनेशन ऑफ द कंप्लेनेंट, कि जिसने शिकायत की है आरोपी उसका क्रॉस एग्जामिनेशन कर सकता है सेक्शन 145 NI एक्ट में। तो आमतौर पे ऐसा व्यक्ति, क्योंकि उसका असली में तो लेन देन कुछ हुआ नहीं होता, उसके वकील साहब ही उसको सिखा पढ़ा के बताते हैं कि भाई दूसरे वकील ये क्वेश्चन पूछेंगे, तुम ये जवाब दे देना। लेकिन देखो, झूठ तो झूठ ही होता है। अगर मैं किसी व्यक्ति से 100 सवाल पूछूंगा तो, और असली में उसके साथ उसका कोई ट्रांजैक्शन हुआ नहीं आपके साथ, तो वो कितनी देर तक उस झूठ को बचा पाएगा? कहीं ना कहीं किसी ना किसी क्वेश्चन में कुछ ना कुछ वो गलत बोलेगा, कहीं ना कहीं वो बोलेगा मुझे नहीं पता। तो क्रॉस एग्जामिनेशन ऐसे केसेस में होना, अच्छे से होना, आपके वकील द्वारा शिकायतकर्ता का बहुत ही आवश्यक है उसके झूठ का पर्दाफाश करने के लिए। और कई बार कहानी सिर्फ यहीं पे खत्म नहीं होती कि दूसरे ने अपना नाम भर के हमारा चेक डाल दिया। कई बार तो क्या होता है कि आपने फिगर्स भर दी, 10,000 लिख दिया, उसने उसके आगे 0 भी लगा दी और वर्ड्स में 1 लाख भी लिख दिया, यानी एक मटेरियल फ्रॉडुलेंट अल्टरेशन कर दी चेक के अंदर, छेड़खानी ऐसी कर दी चेक के अंदर जो कि और सीरियस हो गई, और फोर्जरी कर दी उसने, और फ्रॉड कर दिया आपके साथ चीटिंग करने के उद्देश्य से, साइन नकली कर दिए या कुछ और ऐसी छेड़खानी कर दी, डेट में कोई ऐसी छेड़खानी कर दी। तो अगर उसने अन्य भी कोई अपराध किए हैं तो वो सब भी जब आप पुलिस को बताएंगे और उसे मेंशन करेंगे,
या कोर्ट को जब आप बताएंगे नोटिस फ्रेमिंग के समय, जब जज साहब आपसे पूछेंगे बताइए आपको अपने बचाव में क्या कहना है, तो ये सब बातें जब आप बताएंगे कोर्ट को, तो ऐसे चेक को फोरेंसिक लैब में भी भेजा जा सकता है कोर्ट के द्वारा। आप रिक्वेस्ट सकते हैं कर सकते हैं कोर्ट को कि जनाब ये साइन मेरे नहीं है। कई बार लोग मुझसे ये भी पूछते हैं कि अगर एक चेक बाउंस का केस चल रहा है तो क्या वो जज साहब जहां चेक बाउंस का केस चल रहा है, तो जो हमने सिविल कोर्ट में केस कर रखा है या जो हमने उसके खिलाफ अगर पुलिस में एफआईआर कर रखी है, तो इनका आपस में क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए प्रैक्टिकली तो हर कोर्ट के सामने जो मामला आया है वो कोर्ट सिर्फ उसी मामले को देखती है, और दूसरे पुलिस ने क्या किया है या दूसरी कोर्ट ने क्या किया है या सिविल कोर्ट ने क्या किया है, वो जज साहब उस बात पे ज्यादा ध्यान नहीं देंगे ही नहीं ध्यान। कुछ केसेस में क्या होता है कि अगर एक ही शहर में ये मामले होते हैं तो एप्लीकेशन लगा के एक ही कोर्ट में ये सारे मामले क्लब कर दिए जाते हैं, ताकि कॉन्ट्राडिक्टरी फैसले ना जाए, विरोधाभासी फैसले ना जाए अलग अलग कोर्ट के। कई बार ऐसा भी कर दिया जाता है, परंतु हर केस को अपनी मेरिट पे हर कोर्ट में अलग से लड़ा जाता है। हर केस में अलग सबूत होते हैं और जज साहब के सामने जो मामला है वो उसी को सुनेंगे, उनके सामने जो सबूत है वो उसी को देखेंगे, और वो जिस एक्ट और जिस धारा के अंतर्गत वो मामला चल रहा है वो उसी का निरीक्षण करेंगे और उसके हिसाब से ही फैसला देंगे। परंतु इस तरह के मामलों में जब कोई सामने वाला आप पे दबाव बना रहा है, आप उस पर काउंटर दबाव बना रहे हैं, तो बहुत हाई चांसेस होते हैं कि ऐसे मामलों में समझौता हो जाता है। अंत में मेरा सुझाव आपको ये भी है कि आप भी कभी अपने साथ हुई ट्रांजैक्शन का चेक किसी और के नाम पे भर के ना डालें, क्योंकि अगर सामने वाले ने ये सब काउंटर स्ट्रेटजीज अपनाई तो जिसके नाम पे आप भर के चेक डाल रहे हो, अपनी पत्नी के या मदर के या भाई के या किसी और के, तो वो व्यक्ति भी मुसीबत में पड़ सकता है, उसके खिलाफ भी एफआईआर हो सकती है, उसको भी कोर्ट कचहरी के धक्के खाने पड़ सकते हैं, और कोर्ट में वो दूसरे वकील के सवालों के सारे जवाब नहीं दे पाएगा। आप ट्रांजैक्शन खुद कर रहे हैं, आप ही खुद उसको डील करेंगे तो आप बेहतर बचा पाएंगे, बेहतर डिफेंड कर पाएंगे अपने केस को। और यदि किसी और ने आपके साथ ऐसा किया है तो जो मैंने इस वीडियो में सारे पॉइंट आपको बताए हैं उनको आपको बड़े ध्यान से केस के हिसाब से समझ के फैक्ट्स के हिसाब से प्रयोग में लाना है।